वेलकम टू द चैनल मैथ्स प्रो बाय अमन। यहाँ पर आप और मैं मिलकर पूरा जेई मैथ्स सिलेबस कवर करेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक। मेरा गोल यही रहेगा कि इन लेक्चर्स के थ्रू आपको इतना आइडिया मिल जाए कि आप कोई भी न्यू प्रॉब्लम को टैकल कर पाओ। ऐसा नहीं कि आप मेरे पे डिपेंडेंट रहो कि अब अगला प्रॉब्लम कैसे होगा, आपको उतना आइडिया आए कि आप खुद से वो कर पाओ। Now we will be starting with one of the most interesting and most important topic for our syllabus, and that is definite integration. इस फर्स्ट लेक्चर में मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप बेसिक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन से फेमिलियर हैं। आगे मैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के भी लेक्चर्स अपलोड करूँगा, आप उन्हें भी देख सकते हैं। ऑल राइट, लेट्स मेक मैथ्स फन। सो लेट्स स्टार्ट विद डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई इंटीग्रेशन एक नई चिड़िया का नाम है कि हमको एकदम आइडिया ही नहीं है कि इंटीग्रेशन क्या होता है। नहीं, बेसिक आइडिया तो हमें है ही, ठीक है। तो जो बेसिक आइडिया है उसी से हम लोग कितना काम आगे की ओर कर सकते हैं उस पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सिंबल का तो हमें ऑलरेडी आइडिया है, ठीक है। हमें सिंबल का तो आइडिया है कि भाई एक ऐसा सांप जैसा सिंबल होता है या फिर ऐसा सिंबल होता है इंटीग्रल ऑपरेटर का, और भाई इसमें कुछ यहाँ पे फंक्शन रखा जाता है एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे फिर बताना होता है कि किस रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो हम जैसे इस केस में बता रहे हैं कि भाई इंटीग्रेट हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इस फंक्शन को। जब ये इंटीग्रेशन हो जाता है तो कोई एक दूसरा बड़ा फंक्शन आ जाता है कैपिटल एफ, और साथ साथ में एक प्लस सी आता है। अब एक कोई एग्जांपल अगर हमें लेना है तो एग्जांपल, इजी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने ऑलरेडी, अच्छा ये इंडेफिनिट है कि डेफिनिट है? ये इंडेफिनिट है, ठीक है। और कैसे पता हमें? अगर इस सिंबल पे, जो आप सिंबल देख रहे हो ना, ये इंडेफिनिट का सिंबल, ये जो सिंबल इंटीग्रेशन का सिंबल देख रहे हो, अगर इसमें यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ है अपर और बिलो, ठीक है, तो आप मान के चलो कि उस केस में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। पर अगर यहाँ पे कुछ लिख दिया गया है, कुछ अपर लिमिट है, कुछ लोअर लिमिट है, ये क्या होते हैं अभी आगे में पता चलेगा, तो फिर उस केस में हम उसे डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं इनडेफिनिट का, जो हम लोग को ऑलरेडी आइडिया है, क्योंकि फिर बिना इंडेफिनिट के डेफिनेट तो हो ही नहीं सकता है। तो पहले इंडेफिनिट का बेसिक आइडिया लेते हैं। जैसे अगर हमें किसी ने बोला कि भाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल बताओ, तो ठीक है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल हमें पता है कि एक्स स्क्वायर जो पावर होती है, ये जो पावर है हमारे पास 2, इस पावर में 1 ऐड कर देना होता है तो आ जाएगा 3, उसी पावर पे रेस कर देना होता है तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई, और फिर उस पावर से डिवाइड करना होता है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। जो बेसिक फार्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है वो आप सबको अच्छे से आइडिया है कि एक्स पावर एन डी एक्स का फॉर्मूला है एक्स पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। ऑब्वियसली यहाँ पे एन जो है वो -1 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि -1 के इक्वल होने पे फिर ये फार्मूला वर्क नहीं करता है। क्यों नहीं वर्क करता है ये आप हमें कमेंट में बताएंगे, ऐसे आपको आइडिया होगा ही इस बात का, ठीक है। तो सेकेंड एग्जाम्पल अगर हमें लेना है तो मान लेते हैं हमने ले लिया कि भाई ई पावर एक्स डी एक्स, सबसे ईजी। तो ई पावर एक्स डी एक्स का तो इंटीग्रल हमें पता ही, ई पावर एक्स प्लस सी। थर्ड एग्जांपल लेना है अगर, तो हमने ले लिया कॉस एक्स। अब भाई कॉस एक्स का इंटीग्रल हमको आइडिया है कि भाई कॉस एक्स का इंटीग्रल तो साइन एक्स होता है, साइन एक्स प्लस सी। अच्छा, यहाँ पे प्लस सी क्यों आता है ये भी आपने इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेट की ओर। तो डेफिनेट में आखिर ऐसा क्या है जो कि चेंज हो जाएगा? तो डेफिनेट में सबसे पहले सवाल दिखता है कैसे? तो सवाल का पैटर्न तो यही रहेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन तो होके ही जाएगा। एक फंक्शन रहेगा, वो किसी रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा होगा, बस ये इतने पे ही नहीं होके यहाँ पे एक नंबर रहेगा और यहाँ पे भी एक नंबर रहेगा। नंबर रहे, फंक्शन रहे, कुछ रहे, इसको हम लोग अपर लिमिट कहेंगे कि भाई अपर लिमिट ये है, और इसको हम लोग लोअर लिमिट कहेंगे कि भाई ये है लोअर लिमिट। इस बीच में ही हमें इंटीग्रेट करना है। तो लिमिट से आइडिया भी लग रहा है कि ठीक है, आप लोअर ज़्यादा से ज़्यादा नीचे से नीचे यहाँ तक जा सकते हो, और हाईएस्ट मतलब यहाँ तक जा सकते हो। तो लोअर से अपर के बीच में आप इंटीग्रेट करोगे, ठीक है। तो भाई सबसे पहले थोड़ा सा सिंबल देख लेते हैं कि भाई इंडेफिनिट इंटीग्रेशन दिखेगा कैसे। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है अभी डिफाइन भी करेंगे आगे चल के कि डेफिनेट इंटीग्रेशन एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है उसका, ठीक है। लेकिन अगर सिंबल में लूजली देखना है कि भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन के सवाल दिखते कैसे हैं, तो फिर वो कुछ ऐसा दिखेगा कि आपके पास एक फंक्शन है और एक ए है और एक बी है, जहाँ पे इस ए को हम लोग बोल सकते हैं कि भाई ये लोअर लिमिट है उस फंक्शन की, मतलब इस इंटीग्रल की, और ये है अपर लिमिट। यहाँ तक में तो कोई डाउट होगा नहीं, बेसिक है यहाँ तक। अगर थोड़ा बेसिक आइडिया सीधे ले भी लें, क्योंकि ऑलरेडी ये टॉपिक जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि फिज़िक्स में भी काफ़ी यूज़ आता है क्लास 11 से, ठीक है। जेई फिज़िक्स में या फिर बोर्ड फिज़िक्स में कहीं पे भी काफ़ी यूज़ आता है, तो इसीलिए अच्छा खासा ऑलरेडी आइडिया रहते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग अपने हाथ को
बैठा सकते हैं सीधे क्वेश्चंस को लेकर। जैसे यहीं पहला क्वेश्चन ले लेते हैं जो हमने पहला सॉल्व किया इंडेफिनिट में। भाई हमने पहले सॉल्व किया था इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स, और उस केस में आंसर आ रहा था x³/3 + c। मान लेते हैं अब इसी में आ गया 1 2। तो पहले तो करना क्या रहता है, करना सिंपल रहता है, सेम जो इंटीग्रल है उसको एज इट इज़ लिख देना होता है। मतलब जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है उसमें x³/3 लिख देनी होती है। c यहाँ पे नहीं लिखते हैं, क्यों नहीं लिखते हैं अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा कि भाई वो c कहाँ गायब हो गया। इनडेफिनिट में तो लिखते हैं, यहाँ पे क्यों नहीं लिखते, सारे आंसर मिल जाएंगे धीरे धीरे। इसके बाद आप यहाँ पे लोअर लिमिट रखते हो, यहाँ पे अपर लिमिट रखते हो। अब भाई इस डब्बे को देखने से आंसर थोड़ी ना आएगा, डब्बे में कुछ कुछ करना पड़ेगा भाई, आंसर तो लाना पड़ेगा। तो आंसर क्या है, ये जो अपर लिमिट है पहले उसको फंक्शन में रखिए, ठीक है। तो आप फंक्शन में रखोगे तो आप आएगा 2³/3, ठीक है। इसके बाद माइनस साइन अपने से रखें, फिर उसके बाद अपर लोअर लिमिट जो है उसको फंक्शन में रखिए, तो ये आया 1³/3। और इसको सॉल्व कर लीजिए, तो भाई 2³/3 होगा 8/3 - 1/3, वैल्यू एलसीएम 3 ही है, 8 - 1 यानी कि 7/3। तो ये आ गया आंसर आपका। अब फिर वही बात है कि ये ऐसे ही क्यों सर, हम बीच में प्लस का सिंबल क्यों नहीं करेंगे, धीरे धीरे, क्योंकि ये पहला लेक्चर है तो धीरे धीरे ये सारे डाउट्स क्लियर होंगे कि भाई प्लस का सिंबल रखने से क्या हो जाएगा, माइनस ही क्यों रखना है, मल्टीप्लाई क्यों नहीं रखेंगे, डिवीजन क्यों नहीं रखेंगे, तो वो धीरे धीरे डाउट्स क्लियर होंगे। अभी तो पहले तो अभी जो अभी हमने बात की वो रख के देख लेते। तो पहले क्या करना है, अपर लिमिट को रखना है, तो ठीक है अपर लिमिट रख देते हैं 2³/3। फिर उसके बाद माइनस का साइन रखना है, फिर लोअर लिमिट रख देना है, लोअर लिमिट रख देते हैं। अब आया ये वैल्यू 8/3 - 1/3, एलसीएम हमको पता ही है बहुत आसानी से। और फिर ये आया 8 - 1, 8 - 1 की वैल्यू आएगी 7/3, ठीक है। आंसर आ गया। क्या है ये आंसर, क्या ये रियल लाइफ में कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं करता है, ठीक है। वो अभी आप लोग को आइडिया भी होगा या नहीं भी आइडिया है, तो अभी आगे हम लोग को पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन एज अ एरिया, इंटीग्रेशन को हम दो तरीके से मतलब इंटरप्रेट कर सकते हैं। या तो इसको लिमिट एज अ सम में इंटरप्रेट कर लें, और या तो इस डेफिनेट इंटीग्रेशन को हम एरिया फंक्शन से रिलेट कर सकते हैं। तो वो अभी थोड़ी देर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आई एम अज्यूमिंग यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगी। तो इसी चीज़ को जो अभी हमने बोला कि डेफिनेट इंटीग्रेशन को किन दो एंगलों से देखा जा सकता है, उसी चीज़ को लिख लेते हैं यहाँ पे। भाई डेफिनेट इंटीग्रेशन दो तरीके से सोचा जा सकता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन कैन बी इंटरप्रेटेड फ्रॉम 2 एंगल्स। तो आप इसको दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हो, या तो, और दोनों एंगल्स ऑब्वियसली रिलेटेड हैं। जैसे अब अगर आप एडिशन कर रहे हो दो चीज़ों का, मान लेते हैं 2 + 2 कर रहे हो, तो भाई 2 + 2 का आंसर 4 आता है। अब उसको आप रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने लगो कि भाई 2 + 2 4 आता है, ठीक है। ये आपने मैथ्स के एब्स्ट्रैक्ट टर्म में ले लिया। फिर आप ये लगाने लगो कि भाई 2 मैंगोज़ + 2 मैंगोज़ 4 मैंगोज़ हो जाते हैं। तो ये उसी का एप्लीकेशन हुआ, ठीक है, ये उसी का एप्लीकेशन हुआ। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि जो रूल्स हैं वो बदल जा रहे हैं। तो ऐसे ही जो ये दो एंगल्स की बातें हो रही हैं यहाँ पे कि इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन को आप लिमिट एज अ सम में ले लो, या फिर आप उसको एरिया अंडर कर्व में ले लो, दोनों मतलब दोनों में से कोई में, तो पैरेलली दोनों चीज़ें होती रहती है, ठीक है। मतलब पैरेलली ये दोनों रिलेटेड हैं, ऐसा नहीं कि एक दूसरे से अलग अलग है, ठीक है। तो पहला जो है वो है इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम। मतलब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को एज अ लिमिट ऑफ सम में समझ सकते हो, ठीक है। इसका मतलब क्या है भाई, नाम से ही क्लियर है, एक सम होगा। आगे चल के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये कवर करेंगे। एक सम होगा आपके पास, और उस सम में एक लिमिट लगी होगी, और आप उससे इंटीग्रेशन को लिंक कर सकते हो। यानी कि अगर आपके पास कोई सम दिया हुआ है लिमिट के साथ, तो आप इंटीग्रेशन को उसके साथ लिंक कर सकते हो। यह है इंटीग्रेशन एज अ लिमिट ऑफ सम, ठीक है। सेकंड टॉपिक क्या है, मतलब सेकंड एंगल किस एंगल से देख सकते हैं। सेकंड एंगल जो है वो है इंटीग्रेशन एज एरिया, मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन एज एरिया ऑफ अ फंक्शन, या फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन को आप एरिया की तरह सोच सकते हो, ठीक है। एग्जैक्ट एरिया कहना यहाँ पे थोड़ा अलग होगा। ये जो एरिया देता है, दो तरीके के एरिया हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एक होता है ज्योमेट्रिकल एरिया, जो कि मतलब एक गिवन फिगर का एग्जैक्ट एरिया जो होता है, और फिर एक होता है साइंड एरिया। तो साइंड एरिया ये यहाँ पे देता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन है साइंड एरिया लिखना ज़्यादा अच्छा होगा। फिर वही है साइंड एरिया क्या होता है, अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन को आप साइंड एरिया में या फिर सिंपल एरिया में भी समझ सकते हो, ठीक है। अब रही बात कि एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है डेफिनेट इंटीग्रेशन की, तो वो भी अभी डिफाइन कर ही लेते हैं। जो अभी हमने यहाँ पे किया एक बार लिख लेते हैं। जो अभी हमने प्रीवियसली किया, क्या किया था, x² dx था, और इसको हम इंटीग्रेट कर रहे थे 1 से 2 में, ठीक है। x² dx को इंटीग्रेट कर रहे थे 1 से 2 में, तो x³/3 आया, प्लस c के बिना 1 2 था, 2 को एक बार रखें तो 2³/3 आया, माइनस रखें
1³/3 है। इसके बाद ये 3 आया, 8 - 1 7 आ गया। ठीक है, इसका मतलब एक फील तो आ रहा है कि शायद तो अगर कोई फंक्शन होगा और उसको इंटीग्रेट करना होगा, जैसे इस केस में ये फंक्शन x² है और एक कोई लोअर लिमिट होगी और एक कोई अपर लिमिट होगी, तो शायद तो इंटीग्रेट करने में कोई बड़ा फंक्शन आ रहा होगा या फिर कोई दूसरा फंक्शन आ रहा होगा f(x). c+c इसमें नहीं लिखते हैं, शायद उसमें लोअर लिमिट रख देते होंगे यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर और यहाँ पे अपर लिमिट, और फिर वहीं शायद लॉजिक फॉलो कर देते होंगे कि एक बार अपर लिमिट रख दी है तो f(p), फिर माइनस का सिंबल और फिर लोअर लिमिट। यही चीज़ को हम लोग डिफाइन करने वाले, इसी चीज़ को हम लोग इंग्लिश में लिखने वाले। ये जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि भाई किसी भी फंक्शन को अगर डेफिनेट इंटीग्रेट करना है तो आप क्या करना है, तो आपको रूल्स क्या फॉलो करने हैं। ठीक है, तो इसका लाइनिंग जो है, मतलब ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को हम लोग पढ़ लेते हैं। अच्छा, एरिया फंक्शन या फिर इंटीग्रेशन एज एरिया अभी हम लोग इंटरप्रेट करेंगे। ये जो अभी स्टेटमेंट हम लोग लिख रहे हैं, इसी को सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस भी कहा जाता है। एनसीईआरटी में ऐसा मेंशन्ड है। कभी कभी कुछ नाम हमें पता होने चाहिए, फैंसी लगता है नाम पता होना कि अच्छा इसको ये भी कहते हैं, तो आप थोड़ा स्मार्ट और कूल बन सकते हो कि हमको तो ये भी पता है। तो उस केस में मान लेते हैं एक कंटिन्यूस फंक्शन है। ये वर्ड बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक कंटिन्यूस फंक्शन है और वो डिफाइंड है क्लोज इंटरवल ए बी में, मतलब कि ए भी इंक्लूडेड है, बी भी इंक्लूडेड है और सारे वैल्यूज़ ए और बी की भी इंक्लूडेड है। और इस फंक्शन के पास एक एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ। एंटी डेरिवेटिव का आपको आइडिया है ही इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में, या फिर एंटी डेरिवेटिव बेसिकली मतलब क्या होता है, जैसे इस केस में x² का जो एंटी डेरिवेटिव है वो x³/3 है, यानी कि जब आप x³/3 को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो तो x² मिल जाता है। तो x² का एंटी डेरिवेटिव होगा वो x³/3 होगा। तो जो बेसिकली आंसर है इंटीग्रल का वो आपका एंटी डेरिवेटिव है। और इस चीज़ को क्या कहते हैं, इसको हम लोग इंटीग्रेट हो रहा है उसको कहा जाएगा इंटीग्रैंड, जो आंसर आ रहा है उसको कहा जाएगा एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, और फिर ये लिमिट्स का चक्कर तो बाद में आता है, पहले तो ये इंटीग्रैंड एंटी डेरिवेटिव की कहानी इनडेफिनिट में चालू होती है। ठीक है, इनडेफिनिट, ये तो डेफिनिट। तो मान लेते हैं हमारे पास f जो है वो एंटी डेरिवेटिव है स्मॉल f का। ठीक है, तो अगर ऐसे केस में आप इसको इंटीग्रेट करते हो, मान लेते हैं इसी लिमिट में, मतलब ये जो लोअर लिमिट a है और जो अपर लिमिट b है, इसमें आप इंटीग्रेट करते हो, तो भाई एंटी डेरिवेटिव ये इंटीग्रैंड है, इसका एंटी डेरिवेटिव है f(x). ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहानी रोक देना तो गलत हो जाएगा क्योंकि आप तो इनडेफिनिट इंटीग्रेट कर रहे हो इस केस में। लेकिन अभी तो आपको डेफिनिट का चाहिए, तो f(x) लिख दिए, फिर बाहर ब्रैकेट लिख दिए, फिर a लिख दिए, फिर b लिख दिए। फिर यहाँ पे भी रोकना गलत बात है, इसका क्या करेंगे, आचार थोड़ी ना डालेंगे। तो अब भाई इसका ये जो b है उसको पहले एक बार अपर लिमिट में रख दिए, फिर माइनस का सिंबल डालें, फिर a को रख दी। ये है डेफिनेशन। अब बहुत बार क्या होता है कि क्वेश्चन जैसे जैसे हम लोग सॉल्व करते जाते हैं तो हम लोग कभी कभी डेफिनेशन भूल जाते हैं। ठीक है, ऐसे जनरली डेफिनेशन पे टैकल कभी कभी मेजॉरिटी सवाल में नहीं होता है कि एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन के डेप्थ में कोई चला गया, लेकिन कुछ अच्छे सवाल में डेफिनेशन पे भी टैकल होता है। जैसे कभी कभी हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया बिना ये चेक किए। ठीक है, कोई अच्छा सवाल आया और हमने ये नहीं देखा कि कंटिन्यूस फंक्शन है कि नहीं, और हम लग गए इंटीग्रेट करने में उसको। ठीक है, आगे चल के वो कहीं पे फंस गया। हो सकता है कि आंसर सही आ गया, किसी ना किसी गलत मेथड से भी कभी कभी हो सकता है। भाई बहुत बार हो जाता है। एक ये एग्जांपल है, मतलब कोई गलत बच्चा 16/64 में 6 काट दे और बोल दे 1/4 आ गया और ये सही आंसर है। भाई अब उसकी बुद्धि ऐसे काम कर रही है। ठीक है, ऑब्वियसली आपको तो पता है कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता। 16/64 तो ऐसे कट के 1/4 आता है, ऐसे कट के आता है, भले ये तो चलेगा। तो हो सकता है कि आपने कुछ गलत करके भी सही आंसर ले आया, लेकिन भाई मेथड में जब आप जाओगे या फिर कई अच्छे सवाल में जाओगे तब तो वो फंस गया ना कहानी। तो ऐसे झंझट में नहीं फंसना। अब सिर्फ इस बेसिक चीज़ को यूज़ करके, ये जो हमने देखा, सिर्फ इस बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज़ करके कितने सवाल किए जा सकते हैं उसको देखते हैं। तो पहले तो अभी कुछ अपना हाथ बैठा लेते हैं अच्छे अच्छे सवालों पे इस बेसिक प्रॉपर्टी को यूज़ करके। तो फिर भैया एक आप लोग ने देखा होगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी उस प्रॉब्लम को मैं लेना चाहूँगा यहाँ पे। आपने ये देखा होगा इंटीग्रल 1/x dx, मान लेते हैं हमने बोल दिया 3 to 4। ठीक है, अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो ठीक है, अब आप बैठ गए इसको। अब कोई सातिर बच्चे क्या करेंगे कि भाई इसमें लगाएंगे इंटीग्रल x⁻−1 dx। ठीक है, 3 4, और फिर इसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे x⁻n dx।
अब आपको तो पता है, आप लोग तो स्मार्ट हो, कि भाई ये यहाँ पे फटने वाला है, ये प्रॉब्लम जो है, ये यहाँ पे प्रॉब्लम जो है ये आगे चल के ये प्रॉब्लमेटिक बनेगा। क्यों प्रॉब्लमेटिक बनेगा? जैसे ही आपने ये किया तो आपको ये मिला -1 + 1 -1 + 1, ये आ गया x⁻0, प्लस ही नहीं लिख रहा अभी, ठीक है, और ये आ गया 0, समथिंग बाई 0 अनडिफाइन हो गया। तो अभी यहीं हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस भी किया था कि इंटीग्रल x⁻n का फॉर्मूला n -1 पे नहीं लगता है। तो इस केस में क्या लगता है पता है आपको? भाई आपको पता है इंटीग्रल 1/x dx का जो एंटी डेरिवेटिव आता है वह ln mod x + c, मॉड लगाना जरूरी है, ठीक है, मॉड लगाना जरूरी है यहाँ पे। तो अगर वैसे केस में लेकिन ये तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, यहाँ पे तो हम डेफिनेट कर रहे हैं, तो ठीक है, हमको ऐसा थोड़ी ना कि कोई नई चीज़ है। 3 4 है तो हम ऐसा करेंगे कि इसको ln mod x ही लिख देंगे, बाहर एक बार 3 लिख दिए, एक बार 4 लिख दी, पहले एक बार अपर लिमिट रख लिए तो आगे ln mod 4 माइनस लिख दी ln mod 3। अब भाई 4 तो पॉजिटिव है तो मॉड लगाने का अननेसेसरली थोड़ी ना मॉड फ्री में लगाते जा रहे हैं हर जगह, तो 4 यहाँ से रिमूव कर देते हैं, मतलब मॉड हटा देते हैं, फिर इसको भी हटा देते हैं। अब ln b - ln a या फिर ln a - ln b, इसकी प्रॉपर्टी तो हमको पता है, क्या प्रॉपर्टी होती है? ln a/b, आप सबको आइडिया होगा इसका। ln b - ln a को कैसे लिखा जा सकता है? ln b/a, या फिर अब वेरिएबल में कंफ्यूज नहीं होना कि अरे अभी तो उल्टा बोल रहे थे, अरे भाई हम ये बोल रहे हैं, ln a - ln b का वैल्यू क्या हो जाएगा? ln a/b, और b - a के लिए ln b/a, सेम चीज़ है, वेरिएबल में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अच्छा, अब रही बात कि वो प्लस सी कहाँ चला जा रहा है? सर बार बार अभी आपने बोला था प्लस सी कहाँ गया, वो बता देंगे। देख, मान लेते हैं कि यही जो कहानी है कि इंटीग्रल f(x) dx जब आप इंटीग्रेट कर रहे हो तो आपके पास एक एंटी डेरिवेटिव आ रहा है, प्लस सी आ रहा है। ये सी क्यों आता है? इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपने पढ़ा होगा कि भाई जो एंटी डेरिवेटिव वो यूनिक नहीं होते हैं। एंटी डेरिवेटिव में जैसे अगर आप मान लेते हैं cos x को इंटीग्रेट करो तो cos x का इंटीग्रल sin x भी सही है, cos x का इंटीग्रल sin x भी सही है, और cos x का इंटीग्रल sin x + 2 भी सही है, क्योंकि 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो भाई इस केस में एक सी लिख देते हैं कि कोई भी कॉन्स्टेंट वहाँ पर पड़ा होगा तो हम वही चीज़ का काम कर लेंगे। लेकिन अब मान लेते हैं ये जो हमारे पास, तो सवाल यहाँ पे आता है आपका कि भाई वेयर सी वेंट, भाई इसका सिंपल आंसर ये है कि सी कट गया। देखें यहाँ पे मान लेते हैं आपके पास एक फंक्शन है, आपने इंटीग्रेट किया, आपके पास एंटी डेरिवेटिव आ गया f(x + c), ठीक है। अब आपने f(x) को इस बार क्या सोचा कि आप इस बार डेफिनेट इंटीग्रेट करोगे, कोई बात नहीं। अब आप वही चीज़ लिखोगे f(x + c), नई चीज़ थोड़ी ना लिखोगे, f(x + c) लिखोगे, और इसमें लिमिट रख दोगे, ये a to b वाली, ये a रख दिए, b रख दिए। अब आप बताओ, जब आप अपर लिमिट को रखोगे तो भाई x की जगह पे ही तो b रिप्लेस होगा, तो x की जगह पे b रिप्लेस कर दिए। क्या c में, क्या इस पार्ट में कोई ऐसा जगह है कि c(x) दिख रहा है आपको? नहीं, ये तो c है, कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। डिफरेंशियल इक्वेशन में इसकी बात आती है, ठीक है। तो भाई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो इसमें तो आप कुछ रख नहीं सकते, तो इसकी वैल्यू तो c ही रहेगी अपर लिमिट रखने पर, ठीक है। इसके बाद माइनस का सिंबल आता है, फिर उसके बाद लोअर लिमिट रखा जाता है, तो रखो लोअर लिमिट। जब लोअर लिमिट रखा जाता है तो आप इसको रख दीजिए यहाँ पे, तो ये क्या आएगा? -f(a) + c। अब भाई ये c और ये c कैंसिल हो गए क्योंकि c - c, तो बचा क्या आपके पास कहानी में? f(b) - f(a). ये रीज़न है कि वो c कैंसिल हो जाता है। तो इस केस में जो आपको आंसर मिल रहा है वो एकदम डेफिनेट आंसर मिल रहा है, इसमें कोई प्लस सी कुछ आर्बिट्ररी नेचर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कि यहाँ पे या तो sin x भी हो सकता है, या तो sin x + 2 हो सकता है, फिर sin x + 10 हो सकता है। नहीं, यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर मिल रहा है। एग्जैक्टली वो आंसर रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है। थोड़ी देर में अभी हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है। और सवाल ले लेते हैं, कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं थोड़ा सा ट्रिगो बेस्ड क्वेश्चंस ले लेते हैं, क्योंकि ट्रिगो तो हमारे पुराने दोस्त हैं, ठीक है, 10th क्लास से चल ही रहे हैं, अभी तक वो चलते ही रहे हैं, आगे भी आते ही रहेंगे, तो भाई उनको कैसे भूल जाएं। मान लेते हैं हमने ये सवाल ले लिया कि sin x dx को इंटीग्रेट करना है। अब आप लोग ट्राई करें इसको, ठीक है, कोई बड़ा सवाल थोड़ी ना है, ठीक है, सिंपल सा सवाल है। sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin x का इंटीग्रेशन होगा -cos x। अच्छा, बहुत बच्चे जो होते हैं, या फिर अब मैं भी जब पढ़ता था, या फिर मैं भी जब अपने उसमें था, तो मेरे को भी लगता था कि यार याद कैसे किया जाए इतनी सारी चीज़ें। अरे सिंपल, मान लेते हैं आप भूल गए कि भाई sin x का इंटीग्रेशन cos होता है कि -cos होता है। अरे जो यहाँ पे लिख रहे हो, मान लेते हैं आप इसको भूल जाओ कुछ देर के लिए, तो cos लिख रहे हो ना जी, cos को डिफ्रेंशिएट कर लो, cos को डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन। पर भाई आपको क्या चाहिए? यहाँ पे माइनस का सिंबल दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे तो प्लस दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है तो प्लस तो मान ही सकते हैं। तो भाई उस प्लस को, लेकिन cos का डेरिवेटिव तो माइनस साइन होता है, तो ऐसा करते हैं एक माइनस और लगा देते हैं अपने से, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं।
लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है π/4। एक बार पहले क्या करते हैं, पहले तो अपने अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा काम तो ये रहेगा कि माइनस को कॉमन निकालें, नहीं तो बहुत बार क्या होता है कि इसकी वजह से आंसर में प्रॉब्लम आने लगता है, हम लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन ठीक है, अगर आप थोड़ा सावधानी रखो तो गलती होने की चांसेस कम है। तो आप ये कर सकते हो, माइनस कॉस π/4 ले ली, फिर उसके बाद माइनस का सिंबल डाल दिए, फिर उसके बाद माइनस कॉस 0 ले ली, ठीक है। अब माइनस कॉस π/4 कोई नई वैल्यू थोड़ी ना है, कॉस π/4 कॉस 45 डिग्री, 45 डिग्री हमको पता ही है, पाई ये होता है -1/√2, और माइनस माइनस ये बन गया प्लस कॉस 0, कॉस 0 भी हमको पता ही है, कॉस 0 क्या होगा 1। तो आंसर आ गया अपना 1 -1/√2। अब या तो आप इसको यहाँ पे रख दो, और या तो आप इसको एक सिंगल टर्म में लेके आने की कोशिश करो। अब मेरा यहाँ पे सवाल होगा जो कि आप लोग बाद में आंसर करोगे कि क्या एलसीएम लेकर, क्या एलसीएम इसका अलाउड है कि नहीं। मतलब अगर आप, क्या इसका एलसीएम 1, का आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, क्या इसका एलसीएम इज़ डिफाइंड और नॉट, ठीक है। और भाई कब एलसीएम डिफाइंड होगा, तो एक इतनी छोटी सी चीज़ ये होता है डेफिनेशन पे टैकल करना। ये होता है अगर हम डेफिनेशन कभी अपने रूट्स को भूल जाएं, तो अगर हम रूट्स को भूल जाएं तो कभी कभी अच्छे अच्छे सवाल जो है वो फंस जाते हैं। हालांकि ये आप लोग रिमाइंड करना, नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं इसको टैकल भी करूँगा एलसीएम एचसीएफ, क्योंकि एग्जैक्टली बिना डेफिनेशन पता हुए अगर हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो बहुत बार कोई ना कोई ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो कि हमें परेशान करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको इसके लिए छोड़ रहा हूँ कि आपको इसको सिंगल टर्म में लाना है, पर सिंगल टर्म में लाने से पहले जोश में आके एलसीएम लेने से पहले एक बार कंफर्म करिए, या फिर अगर आपको ऑलरेडी पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट में लिखते जाइएगा कि एलसीएम इसका क्या होगा भी कि नहीं होगा। हमको तो आइडिया नहीं आ रहा है, मतलब आइडिया तो है, पता तो है, लेकिन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं कि भाई आप बताएं कि इसका एलसीएम क्या होगा, ठीक है। और इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी करेंगे। एग्जैक्ट आंसर अगर आप इसको एक सिंगल टर्म में लेना चाहो तो वो भी आप लिख देना यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये लेकिन आप लोग जरूर कर लेना कि भाई कब कब एलसीएम डिफाइंड है और कब कब एलसीएम नहीं डिफाइंड है। सिमिलरली कब कब एचसीएफ डिफाइंड है। तो ये हो गया थोड़ा माइन्यूट डिटेल पे जाना, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास है sin 2x dx और इंटीग्रेट करना है अपने को 0 से π/4। सेम सवाल है, ठीक है, सेम सवाल, तो कोई हार्ड थोड़ी ना है इसमें। सॉल्यूशन इंटीग्रेट 0 to π/4 sin 2x dx। जब आप इसको इंटीग्रेट करने जाओगे तो भाई आप यहाँ पे लिखोगे माइनस cos 2x। अब बहुत शानदार क्या करेंगे, धुरंधर क्या करेंगे कि यहीं पे इसको छोड़ देंगे, ठीक है। माइनस cos 2x सही आ रहा है सर, अरे भाई फिर वही बात है, जो आप लिख रहे हो इस साइड उसको डिफ्रेंशिएट करना कितना ही टाइम लगेगा। जल्दी से डिफ्रेंशिएट करके चेक कर लो कि आ रहा है कि नहीं। तो भाई बैठ गए cos 2x का डेरिवेटिव, माइनस cos 2x का डेरिवेटिव करने, माइनस cos 2x का डेरिवेटिव किए तो माइनस आया, cos 2x के लिए आया sin 2x, और चेन रूल से जब अंदर गए तो अंदर वाले का डेरिवेटिव आ गया 2 भाई। लेकिन हमको तो चाहिए था सिर्फ sin 2x या फिर 1 sin 2x। तो अब क्या करें, ये जो एक्स्ट्रा 2 यहाँ पे आ रहा था उसको बैलेंस करने के लिए एक 2 से डिवाइड दे देते हैं, तो एक 2 से डिवाइड दे दीजिए। या फिर पता भी होगा आप लोग को कि अगर भाई इंटीग्रल है, अगर एक इंटीग्रल है f(x) dx का एंटी डेरिवेटिव अगर f(x) प्लस c आ रहा है, तो इंटीग्रल लीनियर, अगर अंदर में लीनियर है f(ax) प्लस b dx, तो इसका जो डेरिवेटिव, इसका जो वो होगा f(ax) प्लस b बाई a प्लस c। ये जो कांस्टेंट, ये जो लीनियर वाला पार्ट है a से मल्टीप्लाइड वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इसको हम लोग सोच सकते थे 2x + 0 टाइप में, तो ये जो 2 है वो यहाँ पे डिवाइड हो गया, ठीक है। फिर वही बात है कि पहले अपर लिमिट रखा जाए, तो पहले रखा जाए अपर लिमिट। अपर लिमिट रखने पे क्या आएगा, माइनस कॉस ऑफ 2 × π/4 होल डिवाइडेड बाई 2। ये तो हमने रख दी अपर लिमिट, ठीक है, ये अपने अपर लिमिट रख दी। फिर उसके बाद माइनस रख दी, और माइनस रखने के बाद अपने क्या किए, माइनस कॉस 0/2, ठीक। अब भाई ये 2 से ये π/4 कट के ये π/2 बच गया, तो कितना है आंसर, माइनस कॉस π/2 होल डिवाइडेड बाई 2, माइनस माइनस ये हो गया प्लस कॉस 0 की वैल्यू होगी 1/2, ठीक है। π/2 की वैल्यू, cos π/2 की वैल्यू cos 90 की वैल्यू तो 0 होती है। तो फाइनल आंसर आ गया अपना, ये जो है ये चला गया 0/2 में, तो फाइनल आंसर जो अपना आ रहा है वो आ रहा है 1/2 हाफ, ठीक है। एक और अच्छा सवाल लेते हैं, उसके बाद फिर एरिया फंक्शन, जो इतनी देर से हम लोग बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन को एरिया में भी
सोचा जा सकता है उस पे जाते हैं कि कैसे एरिया में सोचा जा सकता है, फिर क्या रिलेशन है डेफिनेट इंटीग्रेशन का एरिया के साथ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग भी ट्राई करना, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। मतलब अच्छा है कि इन सेंस पहले हम लोग बेसिक करते हैं, पहले बेसिक से जब बेस हमारा स्ट्रांग हो जाए तभी तो गाड़ी चलेगी। अब आपका ट्रेन ट्रैक ही जो है वो बेस ही वीक है, तो भाई कैसे उसमें शताब्दी चलाओगे, ठीक है। यहाँ पे ये स्पेस की कमी है, इसको कॉपी कर लेते हैं, अगले में लेके चले जाते हैं। कट यहाँ पे आ जाए। अब आप इसको सॉल्व करें। क्या करना है भाई, इसको इंटीग्रेट करना है। पहले इंटीग्रेशन में जो दिमाग जाना चाहिए कि क्या डायरेक्ट फार्मूला है कि नहीं, क्या ऐसा कोई डायरेक्ट फार्मूला है मेरे पास जिसको डायरेक्टली लगा दिया और फिर मेरे पास आंसर आ गया। तो पहला दिमाग यहाँ पे जाना, जैसे इंटीग्रल कॉस का है भाई, इंटीग्रल कॉस है साइन एक्स प्लस सी, ठीक है भाई, डायरेक्ट फार्मूला है, कॉस आ रहा है साइन एक्स आ गया, ठीक है। लेकिन कॉस स्क्वायर का डायरेक्ट नहीं है, तो अब आप उस कॉस स्क्वायर को लेके जाओ किसी डायरेक्ट फार्मूला में किसी ना किसी तरीके से। कॉस क्यूब का डायरेक्ट नहीं है, कॉस पावर 4 का डायरेक्ट नहीं है, आपको याद नहीं है ना, तो आप लेके जाओ जहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला है। तो डायरेक्ट काम नहीं कर रहा है तो आप सोचो कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ क्या मैं, कुछ किसी एक को सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो दूसरा वाला आ रहा है क्या, या फिर बाई पार्ट्स जाओ, या फिर पार्शियल फ्रैक्शन जाओ, या फिर स्पेशल इंटीग्रल जो है स्पेशल रिजल्ट्स में जाओ, फिर ट्रिगो में जाओ। ये सब अलग अलग जो आइडियाज़ हैं ये आपको अलग अलग जो डेफिनेट इनडेफिनेट में पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पे क्या यूज़ होगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन का एक फील आ रहा है मेरे को, क्योंकि भाई एक्स स्क्वायर देख रहा हूँ मैं, तो यार एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव दिमाग में आ रहा है कि यार एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। और फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर जब देख रहा हूँ तो एक 2x तो नहीं है पर x तो दिख रहा है यार, x तो दिख रहा है, x तो शायद काम आ सकता है। और 2 का क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट तो बैलेंस किए जा सकते हैं। तो देखते हैं पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2t रख के देखते हैं, ठीक है। अब भाई यहाँ से तो कहानी थोड़ी ना होने वाली, ऐसा करते हैं डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। स्टैंडर्ड स्टेप है, आपको पता भी होगा, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि इंडेफिनिट में भी हो जाता है ना, तो इसलिए आप लोग को आइडिया होगा इसका। भाई जब लेफ्ट साइड को डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो वो तो आ जाएगा 2x, जब राइट साइड को करेंगे तो आ जाएगा dt/dx। यहाँ पे रोक के देखते हैं कि इसने में से प्रॉब्लम को क्या क्या चाहिए, हमारी जो प्रॉब्लम है उसको क्या क्या पार्ट चाहिए। तो आप ध्यान से देखोगे तो आपको लगेगा कि यार x चाहिए प्रॉब्लम को, dx चाहिए, और ये 2 नहीं चाहिए, और dt/dt का कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से x dx निकालने की कोशिश कर लेते हैं, x dx की वैल्यू आ जाएगी dt/2। ऐसे करते हैं, इस इंटीग्रल को I बोल देते हैं। तो लेट, मतलब ये यहाँ पे मैं अलग पे मार्कर से लिख लेता हूँ, लेट I इक्वल टू इस इंटीग्रल को, ताकि इस इंटीग्रल पे फिर से आ पाए। तो ठीक है, अब ये जो नया I है हमको वो क्या मिल रहा है, हमको अपना I मिला जो एक्स डी एक्स है वो बन गया dt/2। एक चीज़ आप ध्यान से, अगर आप ध्यान दे रहे होगे तो एक चीज़ है जो कि मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, वो है लिमिट। भाई लिमिट का क्या करें, क्योंकि ओरिजिनल लिमिट, ये जो लिमिट्स हैं ये लिमिट्स इस वेरिएबल की है। जब आप इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हो, कुछ नहीं दिया है, तो ये लिमिट एक्स की है, तो भाई एक्स इक्वल टू 0 चल रहा है ये, और ये है एक्स इक्वल टू 1, ठीक है। लेकिन हमने तो वेरिएबल चेंज कर दिया, तो अब दो काम किए जा सकते हैं, तो दो मेथड यहाँ से डाइवर्ट हो जाते हैं, एक है मेथड 1 और एक है मेथड 2। तो हम अभी मेथड 1 देख रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट तो इसको टी में ले जाकर कर देंगे, पर फाइनली हम टी को फिर से एक्स स्क्वायर में लेके या फिर एक्स में लेके चले जाएंगे, ठीक है, ताकि हम लिमिट यहीं यूज़ कर पाएँ, ये लिमिट 0 1 वाली जो लिमिट है वहीं यूज़ कर पाएँ, ठीक है। तो ठीक है, ई पावर टी का तो हमको इंटीग्रल पता ही है, ई पावर टी का इंटीग्रल ई पावर टी/2, पर अभी लिमिट नहीं लगानी है, पहले लिमिट लगाने से पहले टी को बदल देना है। टी को बदलना किस में है, एक्स स्क्वायर में, ठीक है। टी को बदला हमने एक्स स्क्वायर में और डिवाइडेड/2 कर दिया। अब लिमिट लगा सकते हैं, अब लिमिट क्या है अपनी 0 से 1। तो पहले अपर लिमिट जाएगी, अपर लिमिट जब जाएगी तो ये क्या आएगी, e1 का स्क्वायर/2 माइनस, फिर लोअर लिमिट जाएगी e0 का स्क्वायर/2। ये तो आपको पता ही है, तो मतलब हम कर ही सकते हैं भाई, e/2 माइनस ये आ गया 1/2, e पावर 0 स्क्वायर 0 होगा, e पावर 0 1 होगा, 1/2 कॉन्स्टेंट है, 1/2 कॉमन निकालो तो बचा क्या, e-1। ये हो गया पहला मेथड। फिर आप बोलोगे अरे भाई क्या ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब यहीं पे मस्त मज़ा आ जाए कि यहीं पे इसी लिमिट को चेंज कर दिया जाए, यहीं पे लिमिट चेंज हो जाए और लिमिट चेंज हो जाए, जो x की लिमिट है वो t के लिमिट में चले जाए, तो ऐसे भी किया जा सकता है। सेम मेथड स्टार्टिंग में तो सेम ही है, स्टार्टिंग में तो सब्स्टिट्यूट आप करोगे तो वही चीज़ कॉपी कर लेनी है। टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना है। ये कॉपी हो गया और ये पेस्ट हो गया, तो ये भाई कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है। अब कॉपी पेस्ट होने के बाद यहाँ पे क्या करना है,
यहाँ देखें आपने क्या किया, एक्स स्क्वायर को टी माना है। ओरिजिनल लिमिट क्या जा रही थी, ओरिजिनल लिमिट जा रही थी एक्स की कहाँ से कहाँ तक जा रही थी, 0 से 1। अब आपने बदल दिया टी का, तो आपको पता करना है कि टी का लोअर लिमिट क्या होगा और अपर लिमिट क्या होगा। ये टी है, ठीक है, टी का लोअर लिमिट क्या होगा, अपर लिमिट क्या होगा। तो ठीक है, आप ऐसे लिख लो, आप ऐसे सोचो, व्हेन एक्स इक्वल टू 0 भाई देन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, वो भी 0 होगी, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, टी है। तो ठीक है, जब एक्स 0 है, जब एक्स 0 है तो भाई, जब एक्स 0 है तो टी भी 0 है, जब एक्स 0 है तो टी भी 0 है। ठीक है, तो अब लोअर लिमिट तो सेम ही रहेगी। व्हेन एक्स इक्वल टू 1, जब एक्स 1 है, 1 ही है ना, तो उस केस में एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 1 का स्क्वायर, तो ये आ गया टी। समझ रहे हो, ठीक है। तो उस केस में एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, टी। अब इस केस में अच्छा ये हमारा बच क्या गया कि लिमिट एक्चुअली में चेंज नहीं हुआ, पर हर जगह हम इतने लकी नहीं होंगे कि हर जगह जो एक्स और टी हैं वो दोनों की लिमिट सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो इंटीग्रल है, ये जो इंटीग्रल है, इसमें अब हम इसको यहीं पे ना रोक के, मतलब हाफ इंटीग्रल ई पावर टी को अब हम यहाँ पे ये टी की लिमिट लिख सकते हैं, क्योंकि अब टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो टी की लिमिट भी यहीं आ रही है। हमारा लक है, हमारा लक है भाई ये। तो देख लेते हैं अब क्या लिखेंगे अपन, अब लिखेंगे इंटीग्रल आई इक्वल टू 0 to 1, पर इस बार ये 0 to 1 एक्स की है कि टी की है, टी की है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। ठीक है, तो इस बार ये 0 to 1 इसका ई पावर टी का इंटीग्रल हमको पता ही है, ई पावर टी का इंटीग्रल ई पावर टी है, और 2 अपना बाहर है ही। लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम, एक बार अपर लिमिट रखते हैं। अच्छा, बहुत शानदार धुरंधर, इसमें भी क्या करेंगे, ई पावर 1 माइनस ई पावर 0, ये आंसर आना चाहिए हाफ ई माइनस 1। ऑब्वियसली भाई मेथड अलग अलग होने से आंसर थोड़ी ना बदल जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम ही है ना, क्वेश्चन अलग होता है तब ना आंसर बदलता है, फिर तब भी आंसर, मतलब तब ना आंसर बदलता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी ना बात हो रही है ऐसे। ठीक है, अब बहुत धुरंधर क्या करेंगे कि भाई इसमें कर देंगे ये चीज़ कि भाई हाफ ई पावर 1 माइनस 0, तो ये आंसर आ जाएगा हाफ। ये सब नहीं करना है भाई, अपर लिमिट रखने के बाद फंक्शन में एक माइनस का सिंबल देना है, तब ऊपर लोअर लिमिट उसी फंक्शन में रखनी है। ठीक है ना, ये खिचड़ी नहीं पकानी है, फिर वही खिचड़ी हमारे मार्क्स खा जाती है। तो अभी बेसिक है, क्योंकि पहला लेक्चर है तो अभी हम लोग बेसिक से देख रहे हैं, पर जैसे जैसे लेक्चर्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, तो फिर ये सब छोटी छोटी गलतियाँ उस वक्त हमें बड़े सवालों में भी परेशान करेंगी। ठीक है, और भी सवाल हैं, मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसके लेक्चर 1 से रिलेटेड और लेक्चर 2 से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एक सिंगल PDF में ऐड करके भेज दूंगा, तो आप उनको सॉल्व ज़रूर कर लेना। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, एरिया फंक्शन नाम के एक परिंदा होता है उसको पढ़ते हैं कि कैसे ये जो फंक्शन है, कैसे जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो एरिया से कैसे रिलेटेड है। ठीक है, अब भाई क्योंकि इसको फंडामेंटल थ्योरम भी कहा जाता है, इस पूरी चीज़ को जो अभी हम लोग कहानी बोलने वाले हैं इसको फंडामेंटल थ्योरम भी कहा जाता है। तो थ्योरम का मतलब तो यही होता है कि जो चीज़ प्रूफ हो सकती है। जैसे आप लोगों में से कुछ लोगों को पता भी होगा कि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि प्रूफ, जो थ्योरम है उनको प्रूफ किया जा सकता है। कोई चीज़ें ऐसी होती है जो कि हाइपोथेसिस होती है, जैसे रीमान हाइपोथेसिस, जो मिलेनियम प्रॉब्लम है कि भाई सॉल्व करिए और पता नहीं कितने $1 मिलियन आप लेकर जाइए उस प्रॉब्लम को, मैथ्स का प्रॉब्लम है वो, किसी को आइडिया होगा भी उसका। तो भाई वो हाइपोथेसिस है, वो अभी कंफर्म नहीं है कि वो ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, लेकिन थ्योरम जो होता है वो ट्रू होता है, पाइथागोरस थ्योरम है, तो पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ किया जा सकता है। ठीक है, अच्छी बात है। मान लेते हैं एक फंक्शन, तो एरिया फंक्शन का लॉजिक अभी पढ़ते हैं। मान लेते हैं एक फंक्शन है, तो आपके पास एक फंक्शन है f(x), पर इस f(x) की कुछ खासियत है कि भाई ये f(x) है, लेकिन इसकी खासियत क्या है कि भाई ये 0 से बड़ा है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव है। अगर आप x को a से b के बीच में कोई भी वैल्यू लेते हो तो भाई उस केस में 0 से बड़ा है, तो पॉजिटिव फंक्शन है a से b के बीच में। ठीक है, तो एग्जैक्टली तो भाई ग्राफ नहीं बताया जा सकता, क्योंकि एग्जैक्ट फंक्शन तो नहीं बताएगा, लेकिन एक रफ ग्राफ तो बना ही सकते हैं कि कहीं पे एक a ले लेंगे, कहीं पे एक a ले लेते हैं, कहीं पे एक b ले लेते हैं, और f(x) ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि भाई ये क्या है, x एक्सिस है, ये क्या है, y एक्सिस है। तो जो फंक्शन होगा वो आप बताओ अबव होगा x एक्सिस के कि बिलो होगा x एक्सिस के। अबव होगा तभी तो ये f(x) है। इसी केस में तो देखो ये जो है ये ग्रेटर देन 0 है, नीचे ले लिए तब तो f(x) लेस देन 0 हो गया। तो कोई भी रैंडम फंक्शन है, कंटिन्यूस है, वो सब कहानियाँ पहले बात हो चुकी है, कंटिन्यूस है और a से b में हम ड्रॉ कर रहे हैं। हमने ये नहीं बोला कि डोमेन ही a से b है,
हम ये नहीं बोल रहे हैं डोमेन ही है से भी, हम बस इतना बोल रहे हैं कि अरे यार देख रहे हो कुछ ज़्यादा ही टेक्नोलॉजी स्मार्ट हो जा रहा है। स्ट्रेट लाइन में उसको कन्वर्ट कर दे रहा था। बाय द वे यहाँ पे जो चीज़ यूज़ होती है वो शायद मशीन लर्निंग यूज़ होती है। जो ये स्ट्रेट लाइन इसने कैसे कर्व को अप्रॉक्सीमेट कर दिया, मशीन लर्निंग कर्व को अप्रॉक्सीमेट करके स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर दिया, वो मशीन लर्निंग का एक पार्ट है। ठीक, अभी हम लोग इस पे आते हैं सवाल में। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ए से बी इसका डोमेन है, डोमेन में इसके बाहर की भी कुछ कुछ वैल्यू होंगी। हम भैया अभी इंटरेस्टेड सिर्फ इतने में है। ठीक है, हम इस फंक्शन को सिर्फ इतने से इतने में ही देखना चाह रहे हैं, आगे की कहानी बाद में देखी जाएगी। ठीक, तो ये हमारा फंक्शन है। अब इस फंक्शन का अगर हम इंटीग्रेट करें, मौज है हमारी, कुछ भी करना चाहें, कोई कुछ तो करेंगे ना, पढ़ना है तो कुछ तो करना है इसको, तो भाई इसको इंटीग्रेट कर देते हैं लोअर लिमिट से अपर लिमिट में। ठीक है, मतलब ए से बी में। तो उसका मतलब ये आता है, ये जो आंसर आ रहा है ये न्यूमेरिकली इक्वल होगा। ठीक है, न्यूमेरिकली इक्वल होगा एरिया के जो कि बाउंडेड है, इस ग्राफ का एरिया बाउंडेड बाई ये जो फंक्शन है, बाई द फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये जो एक्स एक्सिस आ रही है और ये जो दो लाइंस आप बना सकते हो परपेंडिकुलर, x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी। अब आप बोलोगे अरे यार ये क्या क्या चीज़ें होंगी सर, अभी तो बड़ा आसान ये क्या हो गया, अभी तो बड़ा आसान चल रहा था, अब क्या हो गया? अरे कुछ नहीं, सेम चीज़ को ही उल्लू बनाने की निंजा टेक्निक कराई जा रही है यहाँ पे। देख लीजिए, इस x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी में यही तो लाइन होती है, आप स्ट्रेट लाइन में पढ़े ही होगे। x इक्वल टू बी ये लाइन होगी, है ना, x इक्वल टू ए ये लाइन होगी, x एक्सिस ये चीज़ है और फंक्शन ये है। ये जो एरिया दिख रहा है ना इसके अंदर बाउंडेड है। अब कौन सा एरिया बाउंडेड है? ऑब्वियसली भाई आंखों से दिख रहा है कि ये एरिया बाउंडेड है। ये जो एरिया है, अगर आपको इस एरिया को निकालना है तो उसकी वैल्यू इस इंटीग्रल के बराबर होगी, बस इतना ही समझना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये आप इसको कलर कर दो। अब शेडिंग में हम लोग मास्टर है तो इसको शेड कर लो, ये लो इसको ऐसे ऐसे शेड कर लो। ये थोड़ा बाहर चला गया, वो बाहर वाला आप भूल जाना, मतलब बाहर का नहीं होगा। अरे भाई समझ रहे हो ना कैसे? ठीक है, लाइन से ही कर लेते हैं अब। ठीक है, ये जो एरिया फिर भी बाहर जा रहा है, देख रहा हूँ। हाँ, तो ये जो एरिया है, अगर आप इस एरिया को ए बोलते हो कि नहीं हमको भाई इस एरिया की वैल्यू बताओ, तो आप उस केस में क्या पूछ रहे हो कि एरिया की जो ये वैल्यू आएगी वो होगी कैपिटल ए और वो होगी इंटीग्रल, एरिया की जो वैल्यू आएगी वो आएगी इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अच्छा, ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, हमने जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना। अब जैसे इस केस में हमने कुछ अजम्पशन लिया था, उस अजम्पशन को हमेशा ध्यान में रखना। क्या अजम्पशन था? एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। अब बहुत चालाक लोग क्या करेंगे कि भाई इसको भूल जाएंगे, इनके साथ उसको भूल जाते हो, तब कैसे एरिया से इंटीग्रेशन निकालते हैं, फिर तब इंटीग्रेशन क्या देता है क्या नहीं देता है वो अभी धीरे धीरे पढ़ते हैं। लेकिन अभी के लिए याद रखना कि अभी 10-15 मिनट का जो डिस्कशन हो रहा है उसमें एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 पे। ठीक है, उसमें एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 पे, मतलब कि पॉजिटिव फंक्शन। अच्छी बात है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई ये हो गया हमारा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। इसको हम सोच सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, कि अगर हमको डेफिनेट इंटीग्रल के आंसर को इंटरप्रेट करना है, मतलब दिमाग में समझाना है कि भाई ये आ क्या रहा है, तो उसको हम ऐसे सोच सकते हैं कि अरे भाई ये तो आंसर जो आ रहा है ये तो एक एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एरिया को, जैसे अगर आपको एग्जांपल देखना है तो ये एग्जांपल देखो, साइन एक्स का भी एग्जांपल ले लो। 0 से π/4 में यहाँ पे ये काम कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 से π/4 में साइन एक्स पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है भाई, पॉजिटिव है, समझ लो। तो यहाँ पे वो भी काम कर जाएगा। या फिर आप इसका एग्जांपल ले लो, 1/x का एग्जांपल 3 से 4 में चल जाएगा, बिल्कुल चल जाएगा। अगर आपको 1/x का ग्राफ याद होगा तो 1/x एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आती है ना, तो वो भी चल जाएगा। x² चल जाएगा। ये सारे अभी जो एग्जांपल है ये सारे के सारे अभी चल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलोगे कि भाई तो इसका मतलब क्या इंटीग्रेशन हमेशा एरिया देता है? हाँ, इसी चीज़ को एरिया फंक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने देखो हेडिंग तो लिखा एरिया फंक्शन, पर यहाँ पे फंक्शन को अभी रिप्रेजेंट नहीं किया, तो अब फंक्शन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। मान लेते हैं पिछले वाले कंडीशन सेम है, ये जो चीज़ है मान लेते हैं ये कहानी हो गई है। ठीक है, ये कहानी हो गई है कि फंक्शन है 0 से बड़ा है ए से बी के बीच में। तो और फिर इस ग्राफ को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं या फिर नया ग्राफ बना लेते हैं। ये है आपका x एक्सिस, y एक्सिस, ये है x, ये y,
ये है लोअर लिमिट a, ये है अपर लिमिट b, और फिर ये है आपका फंक्शन। ठीक है, थोड़ा आगे चला गया, आप उस आगे वाले पार्ट को इरेज कर लेते हैं, ये रहा। ठीक है, तो ये a से b में ये रहा। अब मान लेते हैं कोई आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट ली x। ठीक है, अब आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट ली x। अब आपका खुरापाती दिमाग क्या कर रहा है कि नहीं, हम इसको पूरा इंटीग्रेट नहीं करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक, लोअर लिमिट से स्टार्ट करेंगे और अपर लिमिट b पे ना ले जाके x पे लेके जाएंगे। ठीक है, ले चलेगा, कोई बात नहीं, ऐसा तो नहीं कि मैथ के रूल को ब्रेक कर दोगे। ठीक है, तो भाई इस केस में जो आपको एरिया आएगा वो कहाँ का एरिया आएगा, पूरा एरिया आएगा? नहीं, साफ साफ दिमाग लग रहा है, पूरा थोड़ी ना आ जाएगा। ठीक है, a से x में इंटीग्रेट करो तो a से x कहीं तो एरिया आएगा ना जी। तो इस केस में आप इस एरिया को क्या बोल दो, एरिया एज अ फंक्शन ऑफ x, क्योंकि भाई फंक्शन, अब आप बोलोगे यहाँ से फंक्शन कहाँ से आ गया, अरे इस x को आप लेके इधर उधर स्लाइड भी तो कर सकते हो ना, इधर की ओर स्लाइड करोगे तो एरिया बढ़ जाएगा, इधर की ओर स्लाइड करोगे तो एरिया घट जाएगा। तो जैसे जैसे आप x को चेंज करो वैसे वैसे एरिया चेंज हो रहा है। तो x जो एरिया जो है वो फंक्शन है x का, तो इस केस में आपको मिला a ऑफ x, इसी को कहा जाता है एरिया फंक्शन। इसी उड़ते हुए परिंदे को कहा जाएगा एरिया फंक्शन। ठीक है, यहाँ तक में तो कोई डाउट नहीं होगा, इसको क्या कहा जाएगा, एरिया फंक्शन, क्योंकि भाई फंक्शन है x का। अब इस केस में जो हमने एग्जांपल लिया है, इस केस में आप इस x को चेंज करते 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 b पे लेके जा सकते हो, सॉरी हाँ ठीक है, b पे लेके जा सकते हो। ठीक है, और भाई कम से कम यहाँ पे लेके जा सकते हो। अच्छा क्या होगा अगर हम इस x को 0 पे लेके आ जाए तो, मतलब सॉरी x को a पे लेके आ जाए तो क्या होगा, अगर हमने इस x को करते 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 a पे लेके आ जाएगा, a पे लेके आ जाएगा तो एक पर्टिकुलर लाइन आ जाएगी, एरिया आएगी क्या उस लाइन की, नहीं आएगी। तो भाई इंटीग्रल a टू a f ऑफ x dx की वैल्यू क्या, f ऑफ x dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये प्रॉपर्टी भी है, आगे चल के अभी हम लोग प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे तो उन्हें ये प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि भाई अगर लिमिट सेम है, अबव और बिलो लिमिट सेम है तो इंटीग्रेशन सेम हो जाता है। अब इस प्रॉपर्टी को बहुत जगह पे यूज़ भी किया जा सकता है। अब हर चीज़ को लिंक करते जाना, पढ़ाई ऐसे होनी चाहिए या फिर मैथ्स ऐसे पढ़ना है कि लिंक करते जाना। जैसे अगर हमने पूछ दिया कि भाई 2x dx क्या होगा 3 से 3 में, तो 3 से 3 में 0 होगा, कौन कैलकुलेट करे, 3 से 3 में 0 होगा। बहुत जल्दी से देखना है तो देखो भाई इंटीग्रल 2x dx 3 से 3 में पूछा गया तो 2 को बाहर निकाल लो, इंटीग्रल x dx कर लो, 3 से 3 में करने का है तो ये आ गया 2, x का हो जाएगा x²/2, ये आ गया 3, अपर लिमिट रखो लोअर लिमिट रखो, सेम ही वैल्यू आने वाली है 2, 3²/2 माइनस 3²/2, ये आ गया 0। ठीक है ना, तो इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं, ये हो गया एरिया फंक्शन। अब रही बात कि भाई एरिया फंक्शन या फिर इंटीग्रेशन एरिया दे रहा है, कितनी मज़ेदार चीज़ है, और इसी के लिए यही तो मेन पावर है इंटीग्रेशन का। ठीक है, कि इंटीग्रेशन अगर एक फंक्शन है तो उसका एरिया आपको दे सकता है, कंटिन्यूस फंक्शन। फिर वहीं सब बातें जो पिछले की बातें हैं वो सब बातों को हम भूलते नहीं। डेफिनेशन पे अगर हम लोग अटैक करते रहें बार बार अपने दिमाग में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्यों ऐसा ही हो रहा है, वो चीज़ क्यों नहीं हो रही, तो काफ़ी सवाल जो है वो ईजी हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम दो तरीके के एरिया पढ़ लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि और कोई ऑफिशियल मतलब ऐसा है कि ऐसे ही दो तरीके के, पर अच्छा है कि अगर हम थोड़ा एक दिमाग में आइडिया ले लें कि एरिया कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। ठीक है, तो ये पढ़ने में थोड़ा आसानी हो जाएगी अपने को। ठीक है, और कुछ इंटीग्रेशन हम कुछ एरिया अपन इंटीग्रेशन से निकाल लेंगे, जैसे साइन एक्स का, जैसे हम मैं क्या बोल रहा हूँ, मान लेते हैं आपको साइन एक्स का भैया एरिया निकालना। अरे भाई अब ये कैसे निकालें, तो टोपी है। ठीक है, अब इस टोपी का कैसे इंटीग्रेट करें। अब इस केस में आप ऐसा कर लो कि साइन एक्स को एरिया नहीं निकाल पा रहे, कोई बात नहीं, इसका इंटीग्रेशन कर लो। अच्छा कहीं कहीं हमको ट्रायंगल दिख जाएगा, भाई ट्रायंगल को इंटीग्रेट क्यों करने में लगे हो, इस फंक्शन को इंटीग्रेट क्यों करने में लगे हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल लगा लो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो दोनों चीज़ें पूरक हैं एक दूसरे की। एरिया कभी कभी फ़ायदा हो जाएगा, कभी कभी डेफिनेट एरिया के सवाल को डेफिनेट इंटीग्रेशन में कर देंगे, कभी कभी डेफिनेट इंटीग्रेशन के सवाल को एरिया से कर देंगे। इसीलिए ये चीज़ पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कि एरिया कितने टाइप्स के हम हो सकते हैं। ठीक है, तो एक तो आता है अपने पास साइंड एरिया, एक है अपने पास साइंड एरिया। साइंड एरिया जैसे कि नाम से ही लग रहा है भाई, एरिया जिसमें साइन हो। ठीक है, वो SIN वाला साइन नहीं है, SIN वाला साइन नहीं है, सिन वाला पाप नहीं है, या फिर SIN वो साइन वाला नहीं है, SINE, ये साइंड एरिया SIGN है। तो एरिया विद साइन, ठीक है, सिंपल भाषा में बोली जाए तो एरिया विद साइन। अब इसका ऑफिशियल डेफिनेशन भी आप पढ़ सकते हो कि भाई एरिया जिसमें ओरिएंटेशन इंपॉर्टेंट होता है ग्राफ का। हाँ ठीक है, ओरिएंटेशन करके भी कहीं कहीं आपको डेफिनेशन में मिल जाएगा। तो अपने सिंपल रखते हैं अभी इसको कि एरिया विद साइन। अब इसमें क्या करना है भाई,
एरिया विद साइन का मतलब क्या है, कुछ तो कन्वेंशन मानोगे, जैसे मीन सी लेवल के ऊपर जाने पे अगर आप सी लेवल को कन्वेंशन मान के अबव मीन सी लेवल और बिलो मीन सी लेवल की बात करते हो, ऐसे ही अपने यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि एरिया अबव एक्स एक्सिस बोलने वाले हैं किसी चीज़ को, कि भाई एरिया अबव एक्स एक्सिस को क्या करना है कि उसको आप पॉजिटिव ले लेना, ठीक है। उस नंबर को तो जो आएगा उसको पॉजिटिव में लिख देना, विल बी टेकन एज पॉजिटिव। और जो भाई बिलो आएगा ना, फिर एरिया बिलो एक्स एक्सिस, उसको नेगेटिव बोल देना, ठीक है, उसको नेगेटिव। अब भाई एरिया नेगेटिव नहीं होता है, हम भी समझ रहे हैं, इस बात को हम भी समझ रहे हैं, पर साइंड एरिया करके कोई उड़ता हुआ परिंदा, तरिंगा क्या होता है भाई, ठीक है, परिंदा होता है, जिसको अपने बोल रहे हैं यहाँ पे कि नेगेटिव, उस केस में ये होगा। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे कोई एक रैंडम फंक्शन ले लेते हैं, अब देखो साइन की तरह ये रैंडम फंक्शन मैं बनाने जा रहा हूँ, मैंने सोचा कि थोड़ा साइन की तरह बनाया जाए, पर साइन नहीं है, आप इसको मतलब समझ लेना कि साइन में ही ये लॉजिक लगेगा और किसी फंक्शन में नहीं, सब में लगेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि भाई फंक्शन है, कैसे बताया जाए, यहाँ से ले लेते हैं इसको, 3 पे लेते हैं, ठीक है, और भाई इसको यहाँ से यहाँ तक में टोपी है, साइन की तरह है पर साइन नहीं है, मान लेना, ठीक है, ये साइन थोड़ी ना है, या फिर हो भी सकता है, लेकिन अपने अभी जनरल फंक्शन कोई जनरल फंक्शन एफ ऑफ एक्स ली है, ठीक है। अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि भाई 2 टोपियाँ बनी है इसमें, एक ये वाली टोपी है और एक ये वाली टोपी है। ऊपर वाली टोपी अबव एक्स एक्सिस है, ये अबव है तो इसको अबव है ना, तो इसको पॉजिटिव में लेनी है, और नीचे वाली टोपी बिलो है तो उसको नेगेटिव में लेना है। इसमें सोचना तो है, लेकिन इसमें परेशान होने वाली बात क्या है, ठीक है। इस टोपी को A1 बोल देते हैं, इस टोपी को A2 बोल देते हैं। अब आप बताओ A1 पॉजिटिव हो, A1 ग्रेटर देन 0 होगा कि भाई A1 लेस देन 0 होगा, ऑब्वियसली A1 ग्रेटर देन 0 होगा। अभी इसी वाले के हिसाब से चलते हैं कि एरिया अबव एक्स एक्सिस को पॉजिटिव लेना है। तो भाई आप एग्जांपल के तौर पे अगर इसका साइंड एरिया आपसे पूछा जाए, अगर आपसे इसका साइंड एरिया पूछा जाए तो आप बोलोगे तो यही कि भाई A1 + A2, लेकिन आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सब कहानी तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे A2 जो है वो लेस देन 0 है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कल को कि A1 की वैल्यू लेट सॉल्व करने पे भाई A1 की वैल्यू आ गई 3, ठीक है, और तो A2 की वैल्यू आ गई फिर 4, तो 4 लिखना सही होगा कि -4 क्योंकि नेगेटिव है। तो फिर साइंड एरिया क्या आएगी भाई A1 + A2 यानी कि 3 - 4 यानी कि -1। इसका एक और मतलब क्या होगा, कि मान लेते हैं, इसलिए अब आप सोच रहे हो कि भाई इस 3 का तो इन्होंने कुछ किया नहीं, या फिर ये 3 और फिर A1 का 3 आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ऐसा करते हैं इसको 7 ले लेते हैं और इसको 10 ले लेते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे कि भाई इस 7 का तो इन्होंने कुछ किया नहीं, ये जो x = 7 और ये जो x एक्सिस पे 7 आ रहा है और जो x एक्सिस पे 10 आ रहा है, इसका क्या है। अब आप ही सोचो हो क्या रहा है। एरिया, ऊपर जाते हैं थोड़ा, ये क्या बोल रहा था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो तो एरिया को रिप्रेजेंट करता है। उस केस में फंक्शन पॉजिटिव था, एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 था, तो भाई हमेशा कोई आपको पॉजिटिव नेगेटिव एरिया का झंझट ही नहीं पड़ रहा था। इस केस में ऐसा नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी जो आंसर आ रहा है, अगर आप इसी फंक्शन को 7 से 10 में इंटीग्रेट कर दो तो यही साइंड एरिया आएगी, ठीक है, तो यही एरिया -1 आने वाला है। तो अब बताओ क्या डेफिनेट इंटीग्रेशन एरिया देता है या फिर साइंड एरिया देता है। साइंड एरिया देता है, समझ में आ रहा है ना। ये जो -1 आ रहा है ये साइंड एरिया है। तो अब इस केस में अगर कल को मान लेते हैं ये एरिया निकालना आसान पड़ता है तो हम पट्टे से एरिया निकाल लेते हैं, पर एरिया में ध्यान रखते हैं कि बिलो एक्स एक्सिस वाले को नेगेटिव ले लेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ना करके उसका एरिया निकाल के आंसर दे देंगे, समझ में आ रहा है ना। कभी कभी क्या होगा कि भाई एरिया पूछ दिया गया और ज़्यादा परेशानी हो रही है तो अपने इंटीग्रेट कर लेंगे उसको, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों चलेंगे। तो भाई इस केस में अगर आप इसी फंक्शन को इंटीग्रेट भी कर दो 7 से 10 के बीच में तो आपको -1 मिलेगा। तो ये साइंड एरिया की बात है, समझ में आ रहा है। अगर आपको एक और एग्जांपल लेना तो ले लेते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल 2 ले लेते हैं। जैसे ये एक फंक्शन लेते हैं ऐसा, 1 मिनट, ऐसा, ठीक है, ये फंक्शन अपने लिए। अब इसको क्या करते हैं कि एक पॉइंट ले लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहाँ से ये फंक्शन मान लेते हैं चालू होता है, फिर यहाँ पे जाता है, फिर ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, ठीक है। और एक और ले लें, हाँ एक और नहीं लेते, क्या ही यार। अच्छा, ये सब टोपी एक दूसरे के बराबर नहीं है, या फिर हो भी सकते हैं, अपने जनरल ले रहे हैं, बराबर होंगे कट पीट गए तो उनकी मौज है,
हम अपने अभी उस एंगल से नहीं जा रहे। ये लिया A1, ये लिया A2, ये लिया A3 और फिर ये लिया A4, ठीक है। और मान लेते हैं ये लिमिट जो आ रही है, ये लिमिट आ रही है, मतलब ये जो x है, ये x की वैल्यू है a, यहाँ पे x की वैल्यू है a और यहाँ पे x की वैल्यू है b, और ये कोई फंक्शन है, रैंडम फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। और अपने इसी को इंटीग्रेट कर रहे थे, अपने को इसी का इंटीग्रेशन चाहिए होगा। तो अगर, तो क्या ये कहना सही होगा कि अगर आप इसको a से b में इंटीग्रेट करना चाहते हो तो भाई उसका मतलब तो ये है कि अब आप क्या करो कि पहले तो a1 ले लो, फिर A2 ले लो। अब देखो यहाँ पे प्लस कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत धुरंधरों के दिमाग में फिर आने लगेगा कि भाई प्लस कर रहे हैं तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सब पॉजिटिव है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, x प्लस वाई पॉजिटिव है कि नेगेटिव है कैसे पता बिना x और y के वैल्यूज़ के। हो सकता है x भी 2 है और y भी 2 है, तो भाई x प्लस वाई उस केस में तो 4 हो गया, समझ में आ रहा है। पर अगर x माइनस 2 है और y माइनस 3 है तो x प्लस वाई तो माइनस 5 हो गया। तो प्लस करने से ये थोड़ी ना बोल सकते हो कि आंसर पॉजिटिव आने वाला है, फिर आंसर नेगेटिव आने वाला है। तो एक्स वाई की वैल्यू पे डिपेंड करता है ना। ऐसे ही यहाँ पे प्लस हो रहा है तो ये थोड़ी ना बोल सकते हो कि आंसर पॉजिटिव है, या फिर ये दोनों प्लस ही हो रहे हैं, दोनों के दोनों नहीं हो सकता कि सब्ट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है। तो इस केस में अब आप बताओ कि कौन कौन से A1, A2, A3 या फिर इन AI में से, AI में यहाँ पे अगर आप इन AI से रिप्रेजेंट करो, AI जहाँ पे I जो है वो, यहाँ पे AI जो है ऐसे कि 1 से I4 के बीच में। ऐसे भी मेंस में आपको सवाल देखते हैं, एडवांस में सवाल देखते हैं, जानबूझ के सीधे ना पूछ के AI इंट्रोड्यूस कर देना है, फिर मतलब एक वेरिएबल, एक इंडेक्सिंग वेरिएबल को यूज़ कर देना। तो वो अभी हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में। अगर अपने यहाँ पे इस दिमाग को लगाएं तो कैसे काम चलेगा, तो ठीक है भाई, जो पॉजिटिव हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपने कि वेयर जो अबव हैं एक्स एक्सिस के, ये क्या हो गया भाई, वेयर A1, A3 ये तो अबव है एक्स एक्सिस के, तो इनको तो भाई ग्रेटर देन 0 ही रहना पड़ेगा। एंड A2, A4 ये बिलो है एक्स एक्सिस के, तो इनको तो भाई लेस देन 0 होना पड़ेगा, समझ आ रहा है। तो ये हो गया आपका पूरा पूरा। तो A2, A4 नेगेटिव होंगे क्योंकि नेगेटिव होंगे और ये दोनों पॉजिटिव होंगे। फाइनल आंसर क्या होगा पता नहीं, ठीक है। इस केस में आपको देखने से लग रहा होगा कि भाई A4 शायद हैवी हीटर हो गया, तो फाइनल आंसर तो नेगेटिव बना देगा, ज़रूरी नहीं है, पता नहीं, हमने जनरल फंक्शन लिया है, ठीक है। इस ग्राफ को देखने से तो लग रहा है ऐसा, पर आप जनरल आइडिया रखो, ठीक है। तो ये हमारा साइंड एरिया हो गया, ये अपना एग्जाम्पल 2 था, ये है अपना एग्जाम्पल 2। अब अपने क्या करेंगे, अब अपने ज्योमेट्रिक एरिया करेंगे और फिर इसके बेसिस पे अब देखना कि हम कितने अच्छे अच्छे सवाल कर पाएंगे। जब हमने इसको लिंक कर लिया, ठीक है, जब अपने एरिया को लिंक कर लिया तो हमने कितने अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। अच्छा, कुछ सवाल जो हैं वो डिस्कशन में भी रहेंगे, ठीक है, कि आप मतलब कुछ सवाल मैं देकर जाऊंगा, उनको आप सॉल्व करना, ठीक है, और फिर उनकी डिस्कशन होगी, कल उनमें डिस्कशन होगा, ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास में उनमें डिस्कशन होगा। अब आती है ज्योमेट्रिक एरिया। ज्योमेट्रिक एरिया, न्यूमेरिकल एरिया, टोटल एरिया, ये सब एक ही नाम है। ज्योमेट्रिक एरिया मतलब ज्योमेट्रिक मैग्नीट्यूड, जो एरिया आ रहा है या फिर जो चीज़ है उसका मैग्नीट्यूड लेना है। जो एरिया हम लोग 10वीं तक निकालते आ रहे हैं, ठीक है, हम थोड़ी ना नेगेटिव एरिया निकालते आ रहे हैं 10वीं में, किसी चीज़ का आपका नेगेटिव एरिया थोड़ी ना आ रहा था। तभी तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 10वीं में जो पढ़ाया जाता है उसमें मॉड भी लगाया जाता है, क्योंकि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल थोड़ी ना नेगेटिव होता है। पर वो वहाँ पे सही है जब आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में आते हो और आप इंटीग्रेशन को इंटरप्रेट करना चाहते हो एरिया के साथ, तब ये कहानी आपकी अलग से लगती है, ठीक है, समझ में आ रही है, ओके। अब लगाते हैं ज्योमेट्रिक एरिया कॉन्सेप्ट। तो ज्योमेट्रिक एरिया कॉन्सेप्ट कैसे लगेगा भाई, अगर आपके पास ये है, फिर आपके पास ये है, मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और वहीं सेम ही फिगर लेते हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है, ए सी, और ये है आपके पास फंक्शन वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मान लेते हैं ये पॉइंट है बी। क्यों माने अभी इस पॉइंट बी को, इस दर तो नहीं माने, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। तो भाई ज्योमेट्रिक एरिया आप बताओ कि ये A1 टोपी है, ये A2 टोपी है, तो आप क्या करोगे भाई। ज्योमेट्रिक एरिया की बात जहाँ तक रही तो उसमें तो हमें पता है कि मैग्नीट्यूड लेना है। तो A1 तो पॉजिटिव है, तो इसका फालतू में मॉड लगाने का फ़ायदा थोड़ी ना, इसका मॉड लगा दिए, अरे पॉजिटिव है अबव एक्स एक्सिस। पर A2 में मॉड लगाने की ज़रूरत है, A2 में मॉड लगाने की जरूरत है, क्योंकि A2 अगर कन्वेंशन से जाए तो A2 को तो नेगेटिव लेना है, तो इसको आएगा A1 प्लस मॉड A2। अब अगर हम इसको इंटीग्रेशन से लिंक करना चाहें कि भाई लिंक बाय इंटीग्रेशन और लिंक विद इंटीग्रेशन, तो लिंक कर सकते हैं। अब आप बताओ कि इसको कैसे लिंक करें। आप नहीं सोच रहे हो कि भाई यहाँ पे जहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है
वो दो इंटीग्रल में ब्रेक कर लेते हैं, एक बार ए से बी में इंटीग्रेट कर लेते हैं और एक बार बी से सी में इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसको तो टच नहीं करेंगे क्योंकि ये तो पॉजिटिव आने वाला है, ये नेगेटिव आने वाला है, उसमें मॉड लगा देंगे, वही चीज़ होने वाली है यहाँ पे। तो फाइनल ये जो कैपिटल ए एरिया है, अगर फाइनल एरिया आपको निकालना है, या फिर अगर आप इसको, हाँ तो मान लेते हैं फाइनल टोटल एरिया को अगर हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो भाई टोटल एरिया आप ऐसे निकाल सकते हो कि A1 प्लस मॉड A2 करके, या तो अगर आपको बहुत इंटीग्रेशन का खुन्नस काट रहा है कि हमको तो इंटीग्रेशन ही करना है तो ठीक है कर लीजिए, एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस मॉड लगाएं, इंटीग्रेशन का सिंबल दें एफ ऑफ एक्स डी एक्स और फिर ये सिंबल बी से सी। मॉड क्यों लगाएं? क्योंकि भाई ये जो बी से सी वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये नेगेटिव वैल्यू देगा इंटीग्रेशन में, तो भाई उसको क्योंकि एरिया तो नेगेटिव होता नहीं तो मॉड लगा दें, ठीक है। ये हो गया ज्योमेट्रिक एरिया। अब इसके बेसिस पे आज के लिए इतने पे ही रोकते हैं। इसके बेसिस पे पहले कुछ सवाल कर लेते हैं अपन लोग, फिर कुछ सवाल हम यहाँ पे वो भी देंगे, मतलब क्वेश्चंस पे देंगे, आप उनको सॉल्व करना, ठीक है। तो सवाल करते हैं क्या, इवेल्युएट ये फॉलोइंग चीज़ों को इवेल्युएट करना है, ठीक है। तो पहले हम सवाल लिख देते हैं, जिनमें से एक तो मैं डिस्कस कर देता हूँ और बाकी सब आपको स्टार्ट करना है। पहले 0 से x dx, जहाँ पे भैया ये डिब्बा जो है, ये डिब्बा GIF को रिप्रेजेंट करता है, वो डेफिनेट वाला डिब्बा नहीं है कि लिमिट रख देनी है, ठीक है। पहले तो ये सवाल है। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल है अपना ये -2 से 2 मॉड x dx, यहाँ पे मॉड को रिप्रेजेंट करता है भाई, उसमें थोड़ी ना दिमाग लगाना, ठीक है। तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल अपने ले सकते हैं, ये ले लेते हैं भाई, ये ले लेते हैं 0 से 3 फ्रैक्शनल पार्ट x dx, ठीक है। धीरे धीरे अपना लेवल, धीरे धीरे लेवल बढ़ता है, एक ही बार में वो नहीं करना, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाना, ठीक है। चौथा सवाल क्या ले लेते हैं? चौथा ये ले लेते हैं 0 से 3 x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट x dx, ठीक है। और पांचवा क्या ले लेते हैं? ठीक है, ऐसा करते हैं, आप लोग थोड़ा परेशान किया जाए, ऐसे आप लोग बहुत स्मार्ट हो ऑलरेडी, तो आप लोग परेशान होने वाले हो सवालों से, पर थोड़े अच्छे सवाल दिए जाए। एक ये भी दे दिया जाए 1 to 100 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx, ठीक है। इनमें से एक का आइडिया, फिर एक दो का आइडिया हम दे देते हैं और बाकी आप लोग ट्राई करना है एज होमवर्क। पहले को डिस्कस करते हैं भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। पहले सवाल लिख लेते हैं, थोड़ा प्ले अराउंड कर पाएँ। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जहाँ पे ये है x = 0 और ये है x = 4, तो भाई 0 से 4 में ग्रेटेस्ट इंटीजर को इंटीग्रेट करना है। अब आप बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर का कहीं आपने डायरेक्ट फार्मूला पढ़ा है क्या इंटीग्रेशन का इंडेफिनिट में? नहीं भाई, डायरेक्ट फार्मूला थोड़ी ना उसका, या फिर डायरेक्ट फार्मूला तो हमको याद नहीं है, फिर हम ऐसा कुछ तो पढ़े नहीं। लेकिन यार ग्राफ तो बड़ा इसका आसान है, फिर ग्राफ तो बड़ा आसानी से बन सकता है कि स्टेप फंक्शन कहते हैं बहुत लोग इसको, तो भाई स्टेप की तरह दिखता है, स्टेप मतलब कि सीढ़ियों की तरह दिखता है, तो सीढ़ियों की तरह दिखा देते हैं। एक एक्सिस ले लेते हैं, एक्स एक्सिस ले लेते हैं, वाई एक्सिस ले लेते हैं। अच्छा, कहाँ से कहाँ तक ग्राफ बनाना है? x = 0 से x = 4, तो उसके पहले की तो बातें हमको फ़र्क पड़ती ही नहीं, तो बना लेते हैं। 0 इंक्लूड होगा, अरे ये क्या हो गया, 0 इंक्लूड होगा, कहाँ तक जाएगा? 1, ये आएगा 0 से 1। फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का क्या होगा? आप लोग को पता ही होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का क्या होता है, 1 होता है। 1.5 का भी 1 ही होता है, 1.9 का भी 1 ही होता है, ये सब 1 ही रहेगा। और फिर सडनली 2 पे जंप आ जाएगा, 2 पे जंप करके कहाँ पे चला जाएगा? 2 पे चला जाएगा, ठीक है। अरे स्पेस कम पड़ गया, 1 मिनट, टेक्नोलॉजी का पूरा प्रयोग किया जा सकता है, इसको इधर लेके आ जाते हैं, ठीक है। और ये जो है इसको इरेज कर देते हैं और इसको आगे की ओर खींच लेते हैं, आगे की ओर। ये आप स्ट्रेट लाइन समझना है इसको, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन। तो ये फिर जंप हुआ, ये आया 2 पे, फिर 2 से ये गया भाई 3 तक में, 3 इंक्लूड नहीं होगा। फिर 3 पे जंप आएगा और 3 से 4 तक जाना है अपने को फाइनली। फिर 3 पे जंप आएगा, तो 3 पे जंप आएगा तो वो 3 पे ही जाएगा। 3.1 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 ही होता है। और फाइनली 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होता है, तो वो अपने को एंड कॉर्नर पॉइंट पे नहीं जाना है, मतलब जाना तो है, पर वो कॉर्नर पॉइंट 4 का अभी क्या करना है थोड़ी देर में बता रहे हैं आपको, 1 मिनट पहले ग्राफ कंप्लीट हो जाए। हाँ, तो फिर ये 4 पे 4 आती है, यहाँ से फिर आगे भी जाएगा, अपने को उसके आगे का फ़र्क नहीं पड़ता, अपने को उसके आगे का नहीं जानना है कि ये जो है ये 4 पे है, वो अभी अपने ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस में तो 0 से 4 पे है ना भाई, तो एक्स एक्सिस में 0 से 4 का बना दिए।
अब रही बात कि इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट का मतलब तो होता है कि एरिया, इंटीग्रेशन मतलब एरिया को एरिया से भी लिंक कर सकते हैं। तो एरिया क्या नहीं निकाल सकते? हाँ निकाल सकते हैं भाई। 0 से 1 यहाँ तक का एरिया निकाल सकते हैं, फिर 1 से 2 यहाँ का एरिया निकाल सकते हैं, फिर 2 से 3 यहाँ का एरिया निकाल सकते हैं, फिर 3 से 4 यहाँ का एरिया। अब बोलो कैसे निकाल सकते हैं? अरे ये लाइन कंप्लीट कर देंगे, ये कंप्लीट कर देंगे फिगर रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, तो ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल, तीनों रेक्टेंगलों को ऐड कर देंगे, फाइनल आंसर हमारा इंटीग्रेशन का लिमिट आ जाएगा। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन की आंसर आ जाएगी। तो इस केस में इंटीग्रेशन के सवाल को अपन ने एरिया में लेकर चलेंगे, किसी किसी केस में अपन एरिया के सवाल को इंटीग्रेशन में लेकर जाएंगे। ठीक है, अब रही बात करें कैसे भाई, आएगा कैसे? अरे सिंपल, करना क्या है, सवाल पूछा गया है 0 से 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स टी एक्स। आप ऐसा कर लो कि आप इसको एरिया 1 एरिया 2 में अगर ब्रेक करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो कि आप इसको ऐसे ले लो, भाई ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये हमने कंप्लीट कर लिया फिगर, ये है। तो अपने को ये चाहिए, तो पहले आप बताओ A1 की वैल्यू क्या होगी? भाई A1 तो 0 है भाई। अगर आप इसको एक रेक्टेंगल की तरह भी सोचना चाहो कि भाई ये एक रेक्टेंगल है, हम मना नहीं कर रहे, रेक्टेंगल की तरह सोचना चाहो तो हाँ भाई इस रेक्टेंगल का ये पार्ट तो है पर इसका लेंथ नहीं है या फिर ये ब्रेथ नहीं है यहाँ पे इसका। ठीक है, और सिर्फ पड़ा हुआ है रेक्टेंगल, तो ये तो एक लाइन है, लाइन का तो एरिया नहीं होगा, तो लाइन के एरिया की वजह से, इसकी वजह से यहाँ पे आ गया 0। ये किसकी वजह से? ये A1 है। ठीक है, ये A1 का वैल्यू है। फिर इसके बाद आता है दूसरा, अब आप यहाँ से यहाँ तक का वो देख लो, ये तो एक रेक्टेंगल है A2। ठीक है, ये क्या वैल्यू आएगी? 2 - 1, 2 - 1 1 है, और ये हाइट कितनी है इसकी? तो ये है 1। तो एरिया रेक्टेंगल क्या होगा? 1 × 1, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, फिर दूसरे वाले पे जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तो 1 है, हाइट कितनी जा रही है? 2। ठीक है, तो लेंथ मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ 1 × 2। फिर यहाँ पे आते हैं 3 4, ये तो वैल्यू 1 है, हाइट कितनी जा रही है भाई? हाइट 3 तक जा रही है, तो फिर वही है 1 × 3। फाइनल वैल्यू क्या आ रही है भाई? ऐड कर लें हम लोग, एडिशन तो हम बचपन से धुरंधर हैं, इसमें तो 6। तो फाइनल वैल्यू इस इंटीग्रल की क्या आ गई? 6 आ गई। समझ आ रहा है, इस इंटीग्रल की 6 आ गई। इस इंटीग्रल की आंसर आ गई, एरिया से हमने लिंक कर लिया इसको। ठीक है, दूसरा सवाल मॉड का है। मॉड का ग्राफ आइडिया देते हैं आपको, आप लोग इसका करना भाई। मॉड का ग्राफ तो अपने को आइडिया है ही, ये है मॉड एक्स का ग्राफ, -2 से 2 में। ये एरिया निकालना सही रहेगा कि इंटीग्रेशन? भाई एरिया निकालना सही रहेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में तो मॉड को तोड़ना पड़ेगा। मॉड कैसे टूटता है आपको पता ही होगा, मॉड एक्स होगा जब x > 0 होगा, और -x होगा जब x <0 होगा, तो उसमें तोड़ना पड़ेगा इसको 2 लिमिट में। अभी वो नहीं करें अगर, तो भाई सिंपल देख रहे हैं, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दीजिए, इस हाइट को पता कर लीजिए, और 2 एरिया से मल्टीप्लाई, क्योंकि सेम ट्रायंगल इधर भी है, सेम ट्रायंगल इधर भी है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी। फ्रैक्शनल पार्ट आपको पता ही है, फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ कैसा होता है? 0 से 3, ये है 1, ये है 1, ये है 2, ये है 3। अब आप इस एरिया को कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद वाला चौथा, पाँचवा, छठा, ये जो है ये आपकी होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में अपन यहीं से स्टार्ट करेंगे, पहले इनका डिस्कशन करेंगे 4th 5th 6th का। ठीक है, उसके बाद कुछ और अच्छे सवाल करेंगे, धीरे धीरे लेवल को है जो वो बढ़ाते जाएंगे। आप लोग जो बीच में मैंने क्वेश्चंस पूछा था, जैसे LCM वाला है, ठीक है, या फिर जो क्वेश्चंस होमवर्क में उनको ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और नए क्वेश्चंस वो करेंगे। इतने जो पढ़ाए गए इनको ज़रूर रिकैप करें कि आज हमें क्या क्या पढ़ने को मिला, आज हमें क्या क्या सीखने को मिला, इसमें नई चीज़ क्या थी, इसमें से कितनी चीज़ें थी जो हमको ऑलरेडी पता थी, और इसको रिकैप करें, तब जाके सिलेबस हमारे साथ में होगा। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, थैंक यू।